बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7, और इसमें आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं एंड दैट इज ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आइसोमेरिज्म और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी हमने 5 टाइप्स उनको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें जो बुनियादी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन करूं तो बेसिकली हम आइसोमेरिज्म को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आ गया स्ट्रक्चरल, या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये जो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, इसकी हमने फर्दर 5 टाइप्स पढ़ी थी। एक आपके पास था ये चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यू हैव द मेटामेरिज्म, और फिर हमने टाटोमेरिज्म को पढ़ा, और हर एक की हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। जो मेन फोकस था हमारा ना स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में, वो था कि ये जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में एटम्स की कनेक्टिविटी डिफर होने से आपके पास स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज configurational isomerism, the second one is conformational isomerism. Conformational isomerism is actually a single bond rotation, वो आप हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। हम आते हैं configurational isomerism. Configurational isomerism is further classified into geometric यानी cis trans isomerism and optical isomerism. Optical isomerism की आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको स्टडी किया गया। तो हम भी आज फोकस रखेंगे, मेन जो हमारा टारगेट है वो ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको पता है कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और व्हेन देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, the groups attached to carbons they are capable of free rotation. आप देख सकते हैं इस बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है, इसमें दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और वो आप जानते हैं अगर आप अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ओवरलैपिंग हुई, सिंगल बॉन्ड, अब दोनों कार्बन फ्रीली रोटेट कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड आ जाए, अब डबल बॉन्ड आई मीन पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड की वजह से अब दोनों कार्बन इनकी फ्री रोटेशन ये सीज कर जाती है, और इस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मैं आपको मजीद एक बात समझाता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ना ये दो बोर्ड्स हैं, इन दोनों बोर्ड्स को मैं एक नेल के जरिए आपस में कनेक्ट करता हूं। स्टूडेंट, जब दोनों बोर्ड्स के दरमियान सिंगल नेल होगा तो अब दोनों बोर्ड्स फ्रीली रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन बोर्ड्स के दरमियान मैं एक और नेल लगा देता हूं, अब वो जो सेकंड नेल है उसकी वजह से अब दोनों बोर्ड्स की रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी, फ्रीज हो गए। अब ये जो सेकंड है, सेकंड नेल, बिल्कुल ये उसी तरह है कि आप दो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आपने, और पाई बॉन्ड की वजह से उनके दरमियान रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट होगी, महदूद होगी, और यूं हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक से ज्यादा मुख्तलिफ शक्लों में आ गए। इनको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, या इन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स।
माय डियर स्टूडेंट, पहले हम ना ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और फिर हम उस फिनोमेनन को ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन में है मेरे पास दोज कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पहला डिफरेंस आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। वहां हमने कहा था मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करता है। तो यहां क्या आ गया कि ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। यानी असल जो बात है कि ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं दे पोजेस सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। तो स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। मैं जरा एक और वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, अब जरा उसको देखें। एग्जाम्पल में आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल शेयर करता हूं। पहले एग्जाम्पल स्टूडेंट देखें, अगर मैं इधर लूं CH3H CH3H, मैं जरा इसको ना सीधा करके आपके सामने लिख देता हूं। ये मेरे पास था CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दिस वन इज 2-ब्यूटीन। ये मेरे पास 2-ब्यूटीन है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 2-ब्यूटीन है जब आप इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं तो 2-ब्यूटीन इन 2 शक्लों में एग्जिस्ट करता है। पहली शक्ल में क्या है? ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मेथल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह, यानी दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और एक एक मेथल ग्रुप अटैच है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये आ गया जी CH3, ये CH3, ये H और ये H। फर्क दोनों में क्या है? फर्क दोनों में जरा देखिएगा। फर्क है कि इसके अंदर ये मेथल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है, हाइड्रोजन एटम दूसरी तरफ है। इसमें जो मेथल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे है, हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड पे। अगर सिमिलर ग्रुप एक साइड पे हो, ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो दिस वन इज कॉल्ड सिस। हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज सिस। और अगर सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हो तो दिस वन इज कॉल्ड ट्रांस। अब सिस, ये मेरे पास बना सिस 2-ब्यूटीन और ये मेरे पास बना ट्रांस 2-ब्यूटीन। स्टूडेंट, एक्चुअली बात वाला क्या है, साइंटिस्ट ये समझते थे कि इस स्ट्रक्चरल फार्मूला वाला जो कंपाउंड है वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन सिर्फ एक कंपाउंड है। लेकिन बाद में जब उन्होंने मजीद इन्वेस्टिगेट किया और 2-ब्यूटीन का जब किसी कंटेनर में 2-ब्यूटीन को लिया तो पता चला कि इस कंटेनर के अंदर 2-ब्यूटीन एक कंपाउंड नहीं है, 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है। और फिर उनकी प्रॉपर्टी देखी गई कि ये जो 2 कंपाउंड जिन्हें हम एक 2-ब्यूटीन समझ रहे थे, ये 2 कंपाउंड, इनमें डिफरेंस क्या है? तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम का डिफरेंस नहीं था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहां नापैद था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहां डिफरेंस क्या आ गया? यहां डिफरेंस आ गया यही वाला, डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन। ये जो ग्रुप्स हैं, ये मेथाइल ग्रुप, ये एक तरफ, मेथल ग्रुप अपोजिट साइड पे आ गए। जब पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप डिफर कर गई तो उससे नए आइसोमर्स ने जन्म लिया और इन आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री इन स्पेस। और इनको सिस क्यों कहते हैं? सिस, स्टूडेंट, सिस जो है ये लैटिन वर्ड है और सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड। ट्रांस भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अक्रॉस या अपोजिट। ये मेरे पास बना सिस 2-ब्यूटीन, ये मेरे पास ट्रांस ब्यूटीन।
दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है और दोनों का मोलेकुलर फार्मूला स्टूडेंट C4H8 है, ये अल्कीन है ना, तो C4H8। अब एक और भी एग्जांपल आ जाए। इस एग्जांपल में मैं इधर क्लोरीन लेता हूं, मैं इधर क्लोरीन लेता हूं, इधर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, इधर हाइड्रोजन ले लेता हूं, इधर मैं क्लोरीन और अपोजिट साइड पे क्लोरीन, इधर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, इधर मैं हाइड्रोजन। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड, ये कार्बन 1, ये कार्बन 1, कार्बन 1 पे क्लोरो ग्रुप, कार्बन 1 पे क्लोरो ग्रुप, तो 1 2 कार्बन 1 पे क्लोरो और कार्बन 2 पर क्लोरो, तो नाम बना 1,2 डाइक्लोरो इथीन। लेकिन इन दोनों में सिज कौन सी है, ट्रांस कौन सी है? सिज हम कहेंगे जिसमें क्लोरीन एक साइड पे और ट्रांस हम कहेंगे जिसमें क्लोरीन अपोजिट साइड पे हो गया। तो दिस वन इज सिज 1,2 डाइक्लोरो इथीन and this one is trans 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इथीन, ये मेरे पास है। यहां तक ना दो चीजें मैं दो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां तक वो क्या कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तब बने जब दोनों कार्बन के दरमियान सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड आ गया और इस पाई बॉन्ड ने दोनों कार्बन के दरमियान रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को इंश्योर किया। और दूसरी बात, इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है और इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी द ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, ये इस कार्बन को मैं कहता हूं डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी ये वो कार्बन जो डबल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है। तो द ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन दे आर डिफरेंट, यही द डिफरेंट। यानी दो बातें आपने सिस ट्रांस के लिए इंश्योर करनी, दो बातें। देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड दिस रोटेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड हेयर, और इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और इस कार्बन के साथ दोनों कार्बन के साथ ये ग्रुप डिफरेंट हो। अब ये दोनों इन दोनों जैसे हैं नहीं हैं वो अलग बात है। कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन है कि इस कार्बन के साथ दोनों अलग हो, अगर इधर भी हाइड्रोजन हो इधर भी हाइड्रोजन हो, दोनों सिमिलर एटम हो, फिर ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और फिर हमने सिस क्या कहा? सिस कहा जिसमें सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ हो, ट्रांस कहा जिसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो जाए। एक और एग्जांपल देखें, मेरे पास ना ये आ गया COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और इधर मैं लगा देता हूं COOH और इधर मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे ना तो चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है, ये डबल बॉन्ड के एक तरफ है, सो दिस वन इज सिस फॉर्म, सिस। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ गया COOH और इधर मैं ले लेता हूं COOH और इधर आपके पास आ गया H और इधर आ गया H। तो इसका मतलब है चूंकि सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। अब यहां भी दो बातें आ गई जो मैं आपसे कह रहा था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंस शो द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफर कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप, और अगर सिमिलर ग्रुप एक आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड पे हो तो सिस, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट चले जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो सिस फॉर्म है ना, सिस फॉर्म इसकी, दिस इज कॉल्ड, ये से MALEIC, malic acid. The cis form is called malic acid, while the transform is called fumaric acid. ये बात याद रखिए, cis form malic acid, transform fumaric acid. Necessary condition for a compound to exhibit cis trans isomerism, it should fulfill two conditions. पहली कंडीशन बार बार जिक्र कर रहा हूं, पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम जो है उनके दरमियान रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और दूसरी बात टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट।
तो दो कार्बन जो सेम ग्रुप के साथ अटैच हों, पहले मैं यही तो आपसे बातें शेयर कर रहा हूं, दोबारा फिर मेरी बात को सुने, इन पॉइंट को जरा देखें कि ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन, इसके साथ ए बी का मतलब है दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये इसको ना, ये जो मैंने लिखा इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। देखें, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ ए बी, उसके साथ भी ए बी। अगर ए डबल बॉन्ड के एक तरफ हो, बी दूसरी तरफ हो, तो दिस इज सिस फॉर्म। लेकिन अगर ए अपोजिट और बी भी अपोजिट हो, तो दे आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म। दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यूं लिख दूं स्टूडेंट, ये यूं भी हम लिख सकते हैं कि इसके साथ ए बी इन दो डिफरेंट ग्रुप्स, और इसके साथ में डी ई दो डिफरेंट ग्रुप्स, यानी इसका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, डिफरेंट होने, इसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स इस जैसे नहीं है, अलग है। ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, यानी ये दोनों जो मैंने आपसे साथ डिस्कस किया, ये दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं, ये कार्बन, इसका साथ ए और इधर में इसके साथ ए और बी लगा दूं, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने कहा कि डबल बॉन्ड के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ इस कार्बन के साथ, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां तो दोनों सेम है, यानी अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हैं और उस कार्बन के साथ एक मेथल और एक हाइड्रोजन है। स्टूडेंट, दिस वन इज प्रोपीन। तो प्रोपीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। वजह वही है कि इस कार्बन के साथ दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन आ गए, लेकिन हमने बात की है 2 ब्यूटीन की, तो उसने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो किया। एक और भी चीज है स्टूडेंट कि वो कौन सी फैमिलीज हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है। जरा गौर से देखना स्टूडेंट, एक तो हमारे पास आ गए अल्कीन्स, लेकिन याद रखना सारे अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अभी मैंने प्रोपीन का जिक्र किया, प्रोपीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एक आपके पास है 1 ब्यूटीन और एक आपके पास है 2 ब्यूटीन, ये दोनों अल्कीन हैं, लेकिन 1 ब्यूटीन ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, 2 ब्यूटीन करता है। इसको हम यूं भी देख सकते हैं, मेरे पास स्टूडेंट ये है 1 ब्यूटीन। अगर आप इस पहले कार्बन को देखेंगे तो इस पहले कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन एटम है, जबकि डबल बॉन्ड बनाने वाला दूसरा जो कार्बन है उसमें एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड तो आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो पहला कार्बन है इसके साथ दोनों सिमिलर एटम आ गए, हाइड्रोजन के आ गए। हालांकि ये डिफरेंट होते तो फिर इसने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करना था। इसके बरक्स अभी हमने 2 ब्यूटीन को देखा, तो 2 ब्यूटीन हमारे पास दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर यानी सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली बात, ये हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन सारे अल्कीन नहीं शो करते। वो अल्कीन जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं वो सिस ट्रांस आइसोमेर। और दूसरी बात आ गई डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स। जैसे अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया, दिस वन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। इसमें क्या है? इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन, और फिर इसके साथ ये क्लोरीन और क्लोरीन है, तो दिस वन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन का डेरिवेटिव। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी चीज है और वो है साइक्लोअल्कीन। ये साइक्लोअल्कीन्स भी, सारे तो नहीं, लेकिन साइक्लोअल्कीन में से भी कुछ साइक्लोअल्कीन जो हैं वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मसलन मेरे पास ना ये एक साइक्लोअल्कीन है, दिस वन इज 1,2 डाइमेथल साइक्लोप्रोपेन।
अब ये जो साइक्लिक फॉर्म आ जाती है ना, ये साइक्लिक फॉर्म भी बॉन्ड को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, रोटेशन को रोक देती है। साइक्लिक फॉर्म में भी बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब हालांकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब ये आपके पास इसका सिस फॉर्म आ गई और ये इसकी ट्रांसफॉर्म आ गई। तो इसका मतलब है साइक्लोअल्केन। लेकिन यहां भी याद रखना, तमाम साइक्लोअल्केन्स भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो अल्कीन, अल्कीन, डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, साइक्लोअल्केन्स और भी कई फैमिलीज हैं जिनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है ना वो शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। स्टूडेंट एक और चीज जो अभी हमने डिस्कस की, सिस फॉर्म हम किसे कहते हैं? मैंने कहा ना कि सिस ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑन द सेम साइड, यानी सिस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस on the same side, and trans is a Latin word, it means opposite या across। तो सिस फॉर्म कौन सी है? सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, बार बार जिक्र हो गया। और ट्रांसफॉर्म कौन सी है? सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। एक ना आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल शेयर करने जा रहा हूं कि ये जो हमने दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पढ़े हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, इनमें डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में ये स्लाइटली डिफर करते हैं, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये वाइडली डिफर कर रहे हैं। वो कैसे? ये मेरे पास टेबल है स्टूडेंट, इसमें मेरे पास ये एक सिस फॉर्म आ गई और एक ट्रांसफॉर्म। पहले मैं ना दोनों की स्टेबिलिटी की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिस फॉर्म है इट इज लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, और ये जो ट्रांसफॉर्म है इट इज मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। एक ना केमिस्ट्री का एक बुनियादी रूल है, वो जरा ज़हन में बिठाओ। रूल क्या है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतनी रिएक्टिविटी कम होती है, और जो जितनी अनस्टेबल होती है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? ये क्यों ज्यादा ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है सिस के? स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है। सिस फॉर्म में जो बल्की ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे हैं, ट्रांसफॉर्म में बल्की ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे चले गए। अब सिस में बल्की ग्रुप का एक साइड पे होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाती है, और बॉन्ड वीक होने का मतलब है ये मोर रिएक्टिव यानी लेस स्टेबल हो जाता है। दूसरी एक और चीज है और वो है मेल्टिंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास सिस फॉर्म है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, while the transform it has high melting point। मसलन मैं एग्जांपल आपके सामने स्टूडेंट आता हूं, मेरे पास ना ये मलिक एसिड है। अभी हमने पढ़ा कि ये जो मलिक एसिड है दिस वन इज सिस फॉर्म, और मलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑन द अदर हैंड दिस वन इज द फ्यूमेरिक एसिड, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 302 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स में 186 284 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, कुछ बुक्स में 30। बहरहाल जो ट्रांसफॉर्म इसका मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से ज्यादा। व्हाई? माय डियर वेरी सिंपल, एक सेंटेंस आप ध्यान में रखें कि ये जो ट्रांसफॉर्म है इट इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म, और मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से इट इजिली पैक्ड इन लैटिस स्ट्रक्चर, और इजिली और कमिटेड पैकिंग की वजह से लैटिस स्ट्रक्चर में इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरी बात दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ये जो सिस फॉर्म है इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है, और ट्रांसफॉर्म की डाइपोल मूवमेंट बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, जीरो होती है। मसलन मेरे पास ये सिस 2 ब्यूटीन है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0.4 डिबाई है, और ये मेरे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है, इट्स डाइपोल मूवमेंट इज 0। अब ये डिफरेंस क्यों है? यहां पे क्या बात है? एक लफ्ज है ना, एक टर्म है जो ज़हन में बैठाओ, और वो क्या है कि सिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर एडिटिव। इन सिस फॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर एडिटिव, जिसकी वजह से अब देखें ना, अगर मैं इसका डाइपोल बॉन्ड मूवमेंट शो करूं तो इन दोनों की बॉन्ड मूवमेंट एक साइड पे आ रही है,
और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो ऐड होता है और यूं ये एक ना डाइपोल मूवमेंट इसकी 0.4 डी बाय डाइपोल मूवमेंट होने की वजह दिस वन इज अ पोलर, पोलैरिटी आती है। इसके बरक्स आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्म है ये आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और यूं उनकी डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी, जीरो आएगी। बॉइलिंग पॉइंट को देखें, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। अब जो सिज है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो ट्रांस है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मसलन अगर आपके पास ये सिज 2 ब्यूटीन है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो ट्रांस 2 ब्यूटीन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये सिज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? मैंने अभी आपसे कहा कि जो सिज हैं दे आर पोलर, देयर मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मूवमेंट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट दे आर पोलर, पोलैरिटी रखते हैं और पोलैरिटी की वजह से इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। इसी तरह आप इनकी डेंसिटी को देख सकते हैं, आप इनकी सॉल्युबिलिटी को देख सकते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं वो 2 ब्यूटीन जिसे हम कहते थे कि 2 ब्यूटीन इज अ प्योर कंपाउंड, लेकिन ये जब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आया ना तो पता चला ये 2 ब्यूटीन प्योर नहीं होता। 2 ब्यूटीन आगे दो शक्लों में पाया जाता है, एक सिज और दूसरी क्या आ गई, ट्रांस। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज आ गई एंड दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ सिज एंड ट्रांसफॉर्म। अब ना दो कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो तो फ्रीली रोटेट करते हैं और वो कोई फिक्स पोजीशन नहीं ले पाते, लेकिन अगर दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का बायस बनता है। अगर आप दोनों कार्बन के दरमियान रोटेशन को इनेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्रीली रोटेट करें, तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा and the breakage of pi bond it definitely cost a lot of energy। याद रखिएगा स्टूडेंट कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रफली 264 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए और रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से दोनों एटम के दरमियान पाई बॉन्ड रिटेन करता है और उसके एग्जिस्ट करने की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी और आपके पास ये सिज और ट्रांस आइसोमर्स ये ओरिजिनेट हुई। अब अगर आप सिज को ट्रांस में या ट्रांस को सिज में कन्वर्ट करना चाहते हो फिर क्या करें? ये मेरे पास ना स्टूडेंट, ये मेरे पास सिज 2 ब्यूटीन है, बार बार मैं इसी का तस्करा कर रहा हूं, सिज 2 ब्यूटीन। मैं ना ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, सावधान है आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड करें। आप अगर इसे 350 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो अब दोनों कार्बन के दरमियान रोटेशन फ्री हो जाएगी। फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा करें, जो ही ठंडा करेंगे इस पाई बॉन्ड ने दोबारा बनना है। अब जब दोबारा बनेगा तो हो सकता है कि जब दोबारा पाई बॉन्ड बने तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पे हो सकता है कि जब दोबारा पाई बॉन्ड बने तो ये आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हो, यानी हो सकता है कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ जाए, ट्रांस 2 ब्यूटीन आ जाए, हो सकता है कि हमारे पास सिज 2 ब्यूटीन आ जाए। ये दोनों के चांस, अब कितनी चांसेस हैं? चांसेस ये हैं कि ये ऊपर वाला ये 53% इसकी फॉर्मेशन के चांसेस हैं और इसके 47%। वो ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसकी फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब आपने लिया क्या था? आपने 100% सिज 2 ब्यूटीन लिया था, लेकिन इस टेम्परेचर तक हीट करने के बाद दोबारा जब आपने ठंडा किया तो आपके पास रफली आधे मॉलिक्यूल वो सिज से किस में कन्वर्ट हो गए? ट्रांस में, और रफली आधे जो आपके पास वो सिज फॉर्म है। माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक में ना ये 2 क्वेश्चंस है और हर साल एग्जाम में इन दोनों में से पूछा जाता है किसी न किसी बोर्ड में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाई इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नेसेसरी टू शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। वो कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों जरूरी है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यहां ना अभी मैंने आपको ना नेसेसरी कंडीशन पढ़ाई थी कि नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जिबिट
ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और नेसेसरी कंडीशन में स्टूडेंट हमने दो बातें पढ़ी थी। हमने एक तो बात पढ़ी थी देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम्स, पहले तो ये बात। और दूसरा हमने क्या कहा था कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इनके साथ जो ग्रुप्स लगे हों ये ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन पूरी होंगी। पहली बुनियादी तो ये बात है ना कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये बुनियादी, और दूसरी ये कंडीशन अगर कोई भी कंपाउंड वो ये दोनों कंडीशन पूरी करता है तो दैट विल शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और स्टूडेंट इतना लिखने के बाद ना आपने एग्जांपल देनी, एग्जांपल आपने वही 2-ब्यूटीन की देनी है। 2-ब्यूटीन के 2-ब्यूटीन ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन जो 1-ब्यूटीन था भी मैंने आपको पढ़ाया भी, तो 1-ब्यूटीन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो डिस्कस हो चुका है। Why there is no free rotation around a double bond and a free rotation around a single bond? आप इसके आंसर में क्या कहेंगे? पहले तो आप कहो ना कि ये दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता कब है? सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब दोनों कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो दोनों का sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे और उस ओवरलैपिंग की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स हैं, इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये फ्रीली रोटेट करता रहता है और इस फ्रीली रोटेट करने की वजह से ये कार्बन के साथ ग्रुप्स वो भी रोटेट करते रहते हैं। जब रोटेट करते रहेंगे वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन उस पर फिक्स नहीं होंगे, फ्रीज नहीं करेंगे, और यूं यहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये बनेगा ही नहीं। इसके बरक्स अभी हमने पढ़ा कि जब दोनों के दरमियान कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और डबल बॉन्ड तब बनता है जब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की वजह से दोनों कार्बन में रोटेशन जो वो फ्रीज होगी, रेस्ट्रिक्ट होगी, और यूं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वो ओरिजिनेट हो। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसको और फिर उसकी नेसेसरी कंडीशन, मुख्तलिफ एग्जांपल्स, और फिर हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।